नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए सबसे पहले रुक रहे हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। रुड़की में पेट्रोल पंप पर दबंगों की दबंगई, कर्मचारियों की लाठी डंडों से की पिटाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से कुसुम कंटवालियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। उत्तरकाशी में नए ट्रक की हुई खोज, एक्सपीरियंस द हिमालय कंपनी ने की खोज, हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। हल्द्वानी में मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत चलाया जा रहा अभियान, 20 लाख की स्मैक के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 मोटरसाइकिल की बरामद। जैनपुर में गोली लगने से वन बीट अधिकारी की मौत, सरकारी आवास में पड़ा मिला शव, कार्रवाई में जुटी पुलिस। रुद्रपुर में ऑनर किलिंग का मामला, प्रेम प्रसंग के चलते माता और पिता ने की ही बेटी की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने हिरासत में लिया। बाजपुर के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप, पुलिस ने आरोपी कंपाउंडर को किया गिरफ्तार। पदनगर से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा, सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा ने रिबन काट कर किया शुभारंभ। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनावकाश के बाद शाम 4 बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये बजट 12:30 बजे पेश किया गया। बता दें कि धामी सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 850 करोड़, जमरानी बांध परियोजना के लिए लगभग 710 करोड़, सौंग परियोजना के लिए 300 करोड़, लखवाड़ परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए, यूनिटी मॉल या प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़, प्रशासकीय और आवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 100 करोड़, राजस्व अभिलेखों को पूरी तरह डिजिटलाइजेशन के लिए 50 करोड़, स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन कार्य के लिए 50 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन के लिए 40 करोड़, खनन सर्विलांस के लिए 25 करोड़, प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण के लिए 10 करोड़, बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए 7 करोड़, प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान और नवाचार केंद्र के लिए 10 करोड़, अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम के लिए 10 करोड़, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 10 करोड़, निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर के लिए 54 करोड़, पीएम आवास योजना ग्रामीण को 390 करोड़, आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड को 44 करोड़, खाद्यान्न योजना को 20 करोड़, विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख रुपए, अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5 करोड़ 20 लाख, खेल उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत
10 करोड़। राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़। प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़। खेलो इंडिया के लिए 2 करोड़। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को 2 करोड़। डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़। एनईपी के तहत चल रही अनुसंधान योजना को 2 करोड़। आरटीआई के तहत 94,000 से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा। खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर। सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 3 करोड़ 70 लाख। विज्ञान केंद्र चंपावत को 3 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,000 करोड़ का प्रावधान। नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान। नंदा गौरा योजना के लिए 195 करोड़। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30 करोड़। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़। गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए लगभग 21 करोड़। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि वहीं एक और जहां पर सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और आंकड़ों की बाजीगरी बताया। बजट सब ये झूठे और कागजों में बजट में आंकड़ों की हेराफेरी है, कारीगरी है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। दिशाहीन और निराशाजनक, जिसमें युवाओं की के भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित कार्य योजना नहीं है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो घोर निराशाजनक वाला बजट है। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उस परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कैसे रुकेगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यटन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे इस पर भी कोई फोकस जो सरकार का नहीं। तो ये घोर निराशाजनक वाला बजट है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट ने ठगने का काम किया। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की ओर से दरअसल लगातार धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंत्री सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही मंदिर परिसर को सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रबंध करने के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि महासू महाराज से आज्ञा लेने के बाद ही ये मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। महासू महाराज का पूरा मास्टर प्लान बन रहा है। महासू महाराज से हमने आज्ञा ली है
उनसे अनुमति लेने के बाद ही पूरा मास्टर प्लान उनका बन रहा है, जिसमें पूरे जो ट्रैफिक जाम से निजात मिले और गाड़ियां पार्क हो सकें, दर्शनार्थी दर्शन कर सकें और जो मेला लगता है, जागड़ा लगता है, उसमें सब सम्मिलित हो सकें। तो ठठियार को जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान पूरा बनाया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, एक वरदान के रूप में सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि होमस्टे को बढ़ावा दिए जाने को लेकर दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अफसर्स को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि होमस्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 12 किया जाना चाहिए, ताकि होमस्टे कारोबारियों को दरअसल बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होमस्टे के साथ ही प्रदेश में एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो स्लीपिंग अंडर द स्काई भी लाना चाहिए, जिसके तहत पर्यटकों के लिए बाहर सोने का प्रबंध किया जाना चाहिए। होमस्टे के लिए हमने ये कहा है कि अभी 6 कमरों का होमस्टे सैंक्शन है, उसमें परिवर्तन करके उसको बढ़ाया जाए ताकि हमारे गांव में और भी होमस्टे चलें। और निश्चित रूप में जो इसको चला रहे हैं वो काफी इसकी प्रसिद्धि हो रही है, काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वहां पर आपको उत्तराखंड का लोकल भोजन कराया जाता है और लोकल वहां पर जो आप जिस प्रकार से आप गऊओं की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से वहां के खलियान में बैठ करके आप चाय पीते हैं, वो सारा अनुभव आपको ग्रामीण जीवन का वहां देखने को मिलता है। तो लोग बड़ा पसंद इसको कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंटवाल हल्द्वानी पहुंची, जहां पर उन्होंने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की और हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देवभूमि में इस तरह के जो ये कार्य हुआ, जिस तरह की दुर्घटना ये हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं सबसे रूबरू हुई हूँ और उनसे जाना, उनका हाल चाल जाना, जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस, हमारी अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने, क्योंकि लगभग 250 के करीब हमारे पीएससी से लेकर और पुलिसकर्मी सभी थे, अधिकारी सभी महिलाएं थी। सभी प्रशासनिक सभी अधिकारियों से कहा कि जो भी जिस तरह के एविडेंस आपको मिल रहे हैं उनको आप आधार लेकर, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे कोई भी हो। उधर आपको बता दें कि प्रदेश में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाए जाने को लेकर दरअसल जियो जारी किया गया है, जिसके बाद अब प्रदेश के 5000 से भी अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका भी शामिल होगी। वहीं इस पर खुशी जताते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण होने से हमारी बहनों की भावनाओं का सम्मान हुआ है। ये आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की भावनाओं ने आज आकार लिया है और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के सहयोग से हमारी प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो उच्चीकृत होने के शासनादेश जो है वो निर्गत हो गया है। निश्चित रूप से प्रदेश की 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो अब आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जाने जाएंगे और हमारी मिनी आंगनबाड़ी बहनें अब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगी। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट दौरे के दौरान दरअसल चंपावत जिले के लिए कई जो घोषणाओं का ऐलान यहां पर किया, जिसमें अब शासनादेश जारी हो गए हैं। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल माहरा ने बताया कि सीएम की घोषणाओं के शासनादेश जारी हो चुके हैं और जल्द ही सभी कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक आउट चला है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।